नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि ये स्टॉक है जो कि इस समय काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाता है मार्केट के हिसाब से। और फ्राइडे का मार्केट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट स्टॉक में आई है 2 से 2.5% तक की बड़ी रैली। मतलब कुछ टाइम से अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि तो ये स्टॉक है जो कि एक बड़े रिटर्न्स की बात कर रहा है, मतलब बड़े रिटर्न्स दे सकता है। 26, 27, 32 रुपए तक का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक रिसेंटली 12 रुपए तक का लो बनाया था, जब मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इस समय 15 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। तो क्या यहाँ से आएगी बड़ी मूव, या फिर यहाँ पे जस्ट एक तरीके से छलावा है जो कि रिटेल इन्वेस्टर को ठगने का। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, यहाँ तक कि अमेरिका है जो कि टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है इंडिया के ऊपर। चाइना से है जो कि बात नहीं बन रही। तो अब इंडिया यहाँ पे कुछ दूसरा ही प्लान कर रही है जिससे अपनी कंट्री को ग्रो किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ा जा सके। सो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं, और ख़ासकर ऐसी कंपनियों को जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, सोलर में काम करती है, विंड में काम करती है, उनको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो मार्केट है, आप देख सकते हैं कि करीबन 220 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी है जो कि 230 पॉइंट्स, आईटी में करीबन 220 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 430 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड दिखाई दी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहा है, खासकर यूएस से बचने का और चाइना से बचने का। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें शामिल हैं। डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप, खासकर यूएस प्रेसिडेंट, जो कि अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव माने जा रहे थे, इंडिया के लिए काफ़ी बेटर है, बट सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं खासकर इंडिया के लिए। और जो चाइना है, चाइना के साथ हमारे वैसे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमें जो मिनरल्स चाहिए खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और अपने सोलर जो पैनल बनते हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे इंडिया है जो कि एक बड़ी डील कर चुका है खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ में। सो लगभग लगभग 30 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपने इंडिया में लाए जा सकते हैं। और खासकर ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑस्ट्रेलिया है जो कि लार्जेस्ट लिथियम सर्विस का वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है, और जिसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जो ऑस्ट्रेलिया हमारी सपोर्ट करेगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 10 मिलियन सोलर पैनल्स हैं जो कि 2027 तक इंडिया का टारगेट है अचीव करने का। इंडिया है जो कि लगभग 8,500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए प्लानिंग कर चुका है, वो भी 2027 तक। तो आप सोच सकते हैं कि अभी 2025 पे हम अभी चल रहे हैं, और 2025 में 6 महीने ही रह जाते हैं, तो लगभग 1.5 साल के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है खासकर स्टोरेज सिस्टम के ऊपर। सो लगभग 2027 तक जो टारगेट है, करीबन 74,000 मेगा वॉट पर आवर्स के हिसाब से 2031-2032 तक का टारगेट की बात कही जा रही है, और 2027 तक जो कि 8,500 मेगावाट पर आवर्स। और बट अभी करेंटली हम बात करें कि अपने इंडिया में कितना स्टोरेज है खासकर बैटरी में, जो कि 506 मेगावाट, जो कि बहुत ही कम है। और इसके मुकाबले इंडिया ने अपना काफ़ी बड़ा टारगेट बना रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि काफ़ी बार तो ये होता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या सोलर है, वेदर की वजह से, या नाइट में जैसे सोलर काम नहीं करता, और या फिर वेदर ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से ये सोलर और विंड दोनों प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए फिलहाल आने वाले टाइम में बैटरी एक अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ लगभग 2 साल के अंदर, मतलब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, टेंडरिंग में पड़े हुए हैं, जो कि
कंपनियों को मिलेंगे और जो अपना टारगेट है ये टारगेट भी अचीव होगा 2031-32 तक। इसके साथ साथ गवर्नमेंट है जो कि कुछ और भी अपना माइंड सेट बना के बैठी है। यहाँ पे जो स्टोरेज सिस्टम के ऊपर जो दिक्कत है, तो अब जो पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पे पुश दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि करीबन 3000 मेगावाट ऑफ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे बहुत जल्द उतारने वाली है। और ये जो दिक्कत है खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ पे वेदर की कोई पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, तो वहाँ पे सोलर वगैरह काम नहीं करता। तो ऐसे एरिया में खासकर उत्तराखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या और भी जगह जहाँ पे ये चीज़ उतारने की बात कर रही है गवर्नमेंट। लगभग 1 जुलाई के आसपास मैनेजमेंट की तरफ से कुछ अप्रूवल आया था, और यहाँ पे आप देखिए 10 जुलाई के आसपास है वो काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमियो कॉरपोरेशन सर्विस लिमिटेड है जो कि 1 जुलाई के आसपास मीटिंग हुई थी, और यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। स्टॉक में वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, लगातार वॉल्यूम जबरदस्त दिखाई दे रहा है और जबरदस्त तरीके से बाइंग देखने को मिल रही है। अभी ये आपका दिसंबर के महीना और जनवरी फरवरी के महीने तक ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट आ सकते हैं खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। शेयर है जो कि 15.7 का हाई बनाया, लो बनाया 15 रुपए के आसपास, क्लोजिंग दी है 15.2 पे, 2% तक की रैली दिखाई दी। चार्ट पे अगर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 रुपए के नीचे स्टॉक काफ़ी टाइम बिताया है, और 15 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो टाइम दूर नहीं कि 17 रुपए तक और 18 रुपए तक स्टॉक पहुँच जाए। 17-18 रुपए तो नियर टर्म का टारगेट है, और अगर 20 को क्रॉस करता है तो पहले वाले लेवल जो कि 24-25 रुपए तक के रिटर्न आ सकते हैं। बात की जाए यहाँ पे अगर कि प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, पहले प्रमोटर के पास 2024 में मैक्सिमम इन्होंने अपने गिरवी रखे हुए थे शेयर, वो सारे छुड़ा लिए हैं, और प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 25% तक का स्टेक रह जाता है। काफ़ी हद तक है स्टेक इन्होंने बेचा है, और ये स्टेक कम क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने फंड जुटाया है बहुत सारे शेयर को सेल करके, जिससे कंपनी के ग्रोथ में लगाया जा सके। बात की जाए यहाँ पे एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल हुई है, बट कुछ खास नहीं है, 1% के आसपास है। पर वहीं दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर ने दबा के बाइंग करी हुई है। 62% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 65% के भी ऊपर पहुंच चुका है। तो बहुत अच्छी बात है गाइस कि अगर आप लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, तो ये स्टॉक जैसे सुजलॉन में रिटर्न देखने को मिले थे, ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।